हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथमेटिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 11 फरवरी 2021 के जितने भी शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, यह क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से पूछा है। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी नन। ठीक है, क्या बोला है? दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 18वें अक्षर। बात देखिएगा, इसको समझ लीजिए। जो आप दाएं छोर से 9वां एलिमेंट निकालिएगा ना, दाहिना छोर से 9वां एलिमेंट वही एलिमेंट जो आएगा जो कि बाएं से 18वां आएगा। हमारी बात को समझिए, हम क्या कर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस है, बाएं छोर और दाएं छोर का सम 27 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। तब तो कोई भी एक लेटर का पोजीशन दे रखा है, बाएं से और दाएं से, उसमें से एक घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। अभी देख लीजिए, 18 और 9 27, उसमें से एक घटा रहे हैं तो 26, जो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अगर राइट से दिया हुआ है तो सहूलियत के हिसाब से हम लेफ्ट से निकाल सकते हैं कि राइट से जो 9वां एलिमेंट है वही एलिमेंट होगा लेफ्ट से 18वां। तो लेफ्ट से 18वां एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट है? आर है। आर का जो पोजीशन है बाएं से किस पोजीशन पे है? 18वें पोजीशन पे है। दाएं से किस पोजीशन पे है? 9वें पोजीशन पे है। ठीक है, और फिर क्या बोला? बाएं छोर से 18वें अक्षर। तो यही ना बाएं छोर से 18वें अक्षर, तो बाएं छोर से 18वें अक्षर भी आर ही है। नहीं, मतलब दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 18वें अक्षर सेम ही अक्षर है, आर ही है। तो इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? आर दिया, क्यू दिया, के दिया, नन दिया। नन हो जाएगा आंसर। क्या करेंगे? आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, नन। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर दाएं छोर से पोजीशन दिया हुआ है तो दाएं छोर से आपको असुविधा होती है निकालने में कि दाएं छोर से कौन सा एलिमेंट है। आप याद करके रखे रहते हैं बाएं छोर से। तो हम क्या कर दिए, दाएं छोर से जो 9वां है ना वही होगा बाएं से 18वां। तो बाएं से तो 18वां आपको याद है, तो बाएं से 18वां आर का पोजीशन है। और अगला में बोला कि और बाएं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा, मतलब बाएं से 18वां अक्षर भी आर हो जाएगा। तो पूछा था क्वेश्चन कि इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? बाएं से भी, मतलब बाएं से भी वही एलिमेंट आया और दाएं से भी वही एलिमेंट आया, तो उसके ठीक बीच में तो कोई एलिमेंट मिला नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? नन आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। पहला दिया SUMA, दूसरा दिया ASUM, तीसरा दिया MASU। तो कहा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? एक पैटर्न डेवलप हो रहा है इन्हीं चारों लेटर्स के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, तो यह जो अगला जो टर्म लिखा है कैसे लिखा? तो जो यहाँ है ना, यहाँ को आपको जस्ट शिफ्ट कर दिया इसके आगे। मतलब क्या कह सकते हैं, यह चला आया यहाँ, अब बाकी को शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ। कहने का सेंस है ए तो यहाँ से चला गया, यहाँ ए आ गया, ASUM हो गया। देखिए
अब जस्ट थोड़ा सा आगे वाला देखिए, आगे वाला टर्म कैसे लिया है, या जस्ट इसके आगे आके इसको शिफ्ट कर दिया तो MASU जो कि ये वाला टर्म मिल गया। अब इसके आगे वाला टर्म लिखने के लिए हमको क्या करने वाला, ये जस्ट आगे शिफ्ट होगा, मतलब क्या हो जाएगा UMAS और बाकी तीनों शिफ्ट हो जाएगा दाएं साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा UMAS। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यह जो सीरीज है इन्हीं चारों लेटर से मिल के आगे बढ़ रहा है। आगे में पूछ दिया कि यहाँ पे क्या होगा, तो देख लीजिए कि यह जो पैटर्न है कैसे चल रहा है। एक जो लास्ट में जो मतलब लेटर है वह सबसे आगे आ रहा है, अब बाकी को दाहिने साइड शिफ्ट कर रहा है। उसी तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है हर में। देखिए जो लास्ट में है फर्स्ट में आके बाकी तीनों को शिफ्ट कर दिया दाहिने के तरफ, उसी प्रकार यहाँ भी जो लास्ट में है सबसे पहले आके बाकी तीनों को शिफ्ट करेगा तो U आ जाएगा MAS। यहाँ पे क्या होगा, यह जो है UMAS जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन में होगा वहीं ऑप्शन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यह एक सीरीज है, उस पे आगे मिसिंग है, उसी को फाइंड करना है। देखिए तो CED, उसके बाद दिया हुआ है DFE, EGF, FHG, GIH, HJI, उसके बाद लगाया क्वेश्चन मार्क, मतलब इस जगह पे क्या आएगा। इन सबों में कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हम फाइंड कर पाएंगे कि कैसे बढ़ रहा है, तो अगला भी पता चल जाएगा। तो एक बात देखिए, जो पहला टर्म का पहला लेटर है दूसरे टर्म के पहले लेटर से कंपैरिजन करिएगा तो देखिए तो यहाँ C है तो यहाँ D है, यहाँ D है तो यहाँ E है, यहाँ E है तो यहाँ F है, यहाँ F है तो यहाँ G है, यहाँ G है तो यहाँ H है। तो आगे वाला टर्म पे क्या होगा, H के बाद I आएगा ना। अब देखिए यहाँ जो पहले टर्म है उसका दूसरा लेटर की बात करते हैं, E है तो दूसरा F, G, H, I, J, K, यहाँ पे क्या होगा K। ठीक है, आइए तीसरा पे D है तो E है, E के बाद F है, G है, H है, I है, तो यहाँ क्या होगा J होगा। कहने का सेंस है जो पहला टर्म है, पहला टर्म का पहले लेटर से दूसरे टर्म के पहले लेटर से कंपैरिजन है, जस्ट उसके बाद वाला लिख दिया गया। यहाँ C है तो यहाँ D लिखा, तीसरे टर्म में इसके जस्ट बाद वाला लिख दिया, चौथे टर्म में इसके जस्ट बाद वाला लिख दिया। तो जितने भी अगले टर्म होंगे, अगर यहाँ H है तो I होगा, यहाँ J है तो यहाँ K होगा, यहाँ I है तो यहाँ J होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा I K J जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को आप करके जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से देखिए SUN का कोडिंग लिखा है RTTVMO। ठीक है, जॉब का कोड लिखा है IKNPAC, तो PIE का क्या कोड होगा। ठीक है, तो एक बात देखिए, इस टाइप्स का जो क्वेश्चन है ना, जस्ट मतलब जो 10 तारीख में डिस्कशन में इस टाइप से आया था क्वेश्चन, तो देखिए ये 3 का 6 लिख रहा है, मतलब एक लेटर के लिए 2 कोड लिख रहा है, वहीं पर आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ S है तो यहाँ RT लिख रहा है, मतलब इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद लिख रहा है। S के पहले R और S के पहले R और S के बाद T, तो यही ना लिखा है RT। जैसे U देखिए, U के जस्ट पहले T, U के जस्ट बाद भी, तो T भी लिख दिया। N के जस्ट पहले M और N के जस्ट बाद O, यही ना लिख रहा है। आगे देखिए, क्या यही चीज़ इसमें भी फॉलो हो रहा है। J के जस्ट पहले I, J के जस्ट बाद K। ठीक है, O के जस्ट पहले N,
ओ के जस्ट बाद पी, हाँ जी वही लिख रहा है। बी के जस्ट पहले ए, बी के जस्ट बाद सी, हाँ जी ऐसा ही पैटर्न चल रहा है। तो पी के जस्ट पहले क्या हो जाएगा ओ, पी के जस्ट बाद क्यू, ठीक है, आई के जस्ट पहले एच, आई के जस्ट बाद जे, ई के जस्ट पहले डी, ई के जस्ट बाद एफ। मतलब ओ क्यू एच जे डी एफ जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आप करेंगे। मतलब पी आई ई का कोडिंग क्या होगा, ओ क्यू एच जे डी एफ, जिस ऑप्शन में होगा उसी को करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिलोजिज्म से है। कथन दिया हुआ है, पहला सभी आदमी पर्दे है, दूसरा कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है। आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, पहला निष्कर्ष दिया कि कुछ आदमी परिष्कृत है, दूसरा कोई भी परिष्कृत पर्दा नहीं है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन में क्या सही है क्या गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, मैंने इसका जो निष्कर्ष है क्या है आपको बताना है। चलिए सबसे पहले आपको कथन आता है, कथन से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सभी जो आदमी है पर्दे है, कहने का मतलब है सभी जो आदमी है पर्दे है, ठीक है, सभी जो आदमी है पर्दे है, ठीक है। उसका एक डायग्राम बना दिए। कहता है कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है, जो परिष्कृत है और पर्दा है उसमें कोई नहीं का रिलेशन है, कोई भी पर्दा जो है परिष्कृत नहीं है, ठीक है, यह चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए पहला जो निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ आदमी परिष्कृत है, देखिए तो यहाँ है आदमी यहाँ है परिष्कृत, बेसिक डायग्राम में ही रिलेशन नहीं है कुछ का, तो क्या ये बातें सही होंगी क्या, नहीं सही होंगी। यह जो बोल रहा है कुछ आदमी परिष्कृत है, ये बात गलत हो रहा है, ठीक है, ये बात गलत बोल रहा है, डायग्राम में ही नहीं है, नहीं शो कर रहा है कि कुछ आदमी परिष्कृत है, और यहाँ पे निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कुछ आदमी परिष्कृत है, ठीक है, तो ये बातें गलत है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। दूसरा पे आते हैं, कोई भी परिष्कृत पर्दा नहीं है। देखिए तो यहाँ परिष्कृत और पर्दा में तो कोई नहीं का रिलेशन है, और ये कहीं भी दिखाएंगे तो कोई भी परिष्कृत पर्दा नहीं है दिखाएंगे, ऑलवेज अलग अलग बनाएंगे और क्या होगा उनके बीच में नहीं का रिलेशन है। तो जो ये बातें बोल रहा है दूसरा वो तो सही बातें बोल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा कि केवल निष्कर्ष दो सही है, जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे। केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, या जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप ऑप्शन करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं यह भी कोडिंग डिकोडिंग से है। मतलब DIVIDENT को कुछ ऐसा लिखते हैं, हैश, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल है, G है, फिर परसेंटेज सिंबल है, हैश है, स्टार है, @ है और L है। फिर डैडी को DADDY को कुछ यूँ लिखते हैं, हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हैश और O। तो आपसे पूछा कि नेटिव का क्या कोड होगा, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जितने भी लेटर हैं क्या उस लेटर के लिए कौन सा कोड लिखा है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन किए थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ D और D कहने का मतलब है जो इनिशियल में D है, इनिशियल में D है उसके लिए अगर यह कोडिंग है तो इनिशियल का पहला कोड देख रहे हैं तो हैश है, और देखिए तो यहाँ से पहला दूसरा मतलब लास्ट से पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे D है, या शुरू से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेटर पे D है। तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे फिर हैश आ रहा है, मतलब 2 बार D यूज हुआ, और यहाँ पहले बार D के लिए हैश लिखा तो राइट साइड से चौथे नंबर पे भी यही सिंबल आ रहा है, हैश का ही सिंबल आ रहा है। अब थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए तो यहाँ D
3 बार यूज हुए हैं। पहले जगह पे हैश सिंबल यूज किया गया है, तीसरे जगह पे भी हैश सिंबल हुआ है, चौथे जगह पे भी हैश सिंबल हुआ है, और जो नए आ रहे हैं उसके लिए नए मतलब सिंबल दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब है यह जो भी इसमें लेटर यूज हुए हैं उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे जो संकेत दिए हुए हैं उसका कोड है। ठीक है, जैसे डी के लिए आपको हैश सिंबल का यूज किया गया है। आई देखिए, आई के लिए क्या है, फिर हम बोले कि यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज आई के लिए दूसरे नंबर पे आता है, फिर आई जो आता है चौथे नंबर पे आता है। देखिए फिर मतलब कहने का सेंस है इसमें जो लेटर है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे सिंबल यूज कर दिया गया है, मतलब उसका कोडिंग कर दिया गया है। तो इसमें देखिए तो यहाँ पे एन है, तो एन का कोडिंग क्या होगा, एन जो है इसमें आया है, जो पहले जो डिविडेंट लिखा हुआ है, तो लास्ट से जो दूसरा है वह कौन सा सिंबल है, @ सिंबल है। एन के लिए हो गया। देखिए ए के लिए आते हैं, ए किस में यूज हुआ है, नीचे वाले में यूज हुआ है। ए के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ए के लिए आप लिख लिए। देखिए टी के लिए कौन सा यूज हुआ है, टी देखिए यहाँ पे है, लास्ट में है, सबसे लास्ट में एल यूज हुआ है। आई के लिए, आई किस में है, देखिए आई इसमें दूसरे नंबर पे है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, परसेंटेज सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, आई के लिए भी आप लिख दिए। भी का क्या कोड यूज हुआ है, भी के लिए जी यूज हुआ है, यहाँ से जी लिख दीजिए। ई के लिए क्या यूज हुआ है, देखिए लास्ट से तीसरा नंबर स्टार, लास्ट से तीसरा नंबर स्टार, मतलब नेटिव का क्या कोड होगा, @ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एल, परसेंटेज, जी और स्टार। जिस ऑप्शन में होगा ये वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें मिसिंग कर दिया है, उसी को फाइंड करना है। देखिए 8 है, 16 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 960 है, उसके बाद 5760 है, उसके बाद 40,300। मतलब यह सीरीज जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ये सीरीज बना हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए तो यह जो मतलब जो सेकेंड टर्म मिला है, यह इस पहले टर्म में क्या हुआ होगा, जैसे इसमें हम 2 से गुना करके इस टर्म को ले सकते हैं ना, 8 दूना 16 तो मिल गया। ये देखिए 48 जो मिला, 16 तिहाई 48, इसमें 3 से गुना हुआ है। आगे आप देखिए तो इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ 4 से गुना हुआ होगा। तो देखिए 4 बटे 32, 4 चौका 16, 3 19, मतलब यहाँ 192 होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे भी सीरीज चेक कर लीजिए। अगला क्या होना चाहिए, 5 से गुना करके ये चीज़ मिल जाना चाहिए। तो ये देखिए तो 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46, कैरी का 4, 5 1 जा 5 और 4 9, हाँ जी 960। अगला जो टर्म होगा 6 से गुना करके मिलेगा। ऐसे करके जो सीरीज है आगे बढ़ रहा है कुछ यूँ। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है या जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर आएगा, तो कौन सा आएगा 192। तो 192 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यह भी जो सीरीज है आपको सीरीज दिया हुआ है, मिसिंग नंबर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। देखिए पहला टर्म है 23, दूसरा टर्म है 168, तीसरा टर्म है 1183, चौथा टर्म है 8238, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देखिए। इसमें भी आप वॉच कीजिए ना, देखिए ना 23 है, 168 है, एकाएक सीरीज बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ने लगा। इसका मतलब है जो यह पीछे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म में से
आगे वाला टर्म में कुछ गुना करके प्राप्त कर रहा है। तो हम देखिए तो 23 को मतलब 23 में किस चीज़ से गुना करके हम इसको पा सकते हैं। देखिए तो देखिए या इसके नियर बाई आ सकते हैं। 6 से गुना करके देखिए ना, 6 तिरका 18, 6 दूना 12, 1 13, नहीं पहुंच रहे हैं। 7 से गुना करके देखिए, देखिए कहने का मतलब है इसमें 7 से गुना करके देखिए तो 7 तिरका 21 और 7 167, मतलब 23 सत्ते 161, 7 तिरका 21, 7 दूना 14, 2 16, 161 आया। उसमें हम 7 जोड़े तो क्या मिल गया, 168 मिल गया। बात समझ रहे हैं? मतलब इस टर्म को लेने के लिए ये जो पहले वाला टर्म है उसमें 7 से गुना करें, 7 जोड़े। तो ये वाला टर्म लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। 168 में 7 से गुना करके 7 जोड़ते हैं तो क्या ये वाला टर्म मिलता है क्या? देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। 7/56, 5, 7 छक 42 और 5 47, 4, 7 एकम 7, 4 11, 1176 में आप 7 जोड़ दीजिएगा तो 1183, 1183 एक पैटर्न मिल गया ना। तो यह जो आगे मतलब 8238 लेने के लिए इसमें क्या होगा, 1183 में 7 से गुना करेगा, 7 ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा, ये वाला चीज़ मिल जाएगा 8238। ठीक है, तो ये टर्म को लेने के लिए जो मिसिंग है लेने के लिए क्या करना होगा, 8238 में 7 से गुना करिए, 7 जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। देखिए 7/56, 6, 5, 7 तिरका 21, 5 26, 2, 7 दूना 14, 2 16, 6, 7/56 1 57। ठीक है, उसमें आप 7 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 6 1 7, 6 7 माने 57,673। यह जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। 57,673 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग नंबर से है। कहता है इस टाइप से जो दिया हुआ है तो इस जगह पे क्या होगा, मतलब रो कॉलम में डाटा अरेंज करके मिला हुआ है आपको, मतलब 12 51 18 पहले रो में है, दूसरे रो में है 8 13 क्वेश्चन मार्क, तीसरे रो में है 26 12 12, चौथे रो में है 30 50 23। तो हम थोड़ा सा देखें इसमें क्या वे हो सकता है। थोड़ा सा ये जो है हम कॉलम वाइज सोच सकते हैं या रो वाइज सोच सकते हैं। थोड़ा सा एक बात देखिए तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, जो यह जो है कॉलम की बात करते हैं, कॉलम 1 की बात करते हैं, या कॉलम 2 हो गया कॉलम 3 का। थोड़ा सा यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 और 26, तो 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38, और 38 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ 30 आ रहा है। ठीक है, यही पैटर्न इसमें थोड़ा सा लागू करिए तो 51 और 12। कहने का मतलब जो है C1 में हम क्या लागू कर रहे हैं, 26 + 12 - 8, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये 26 12 38 - 8। उसी प्रकार आप देखिए तो 51 + 12 - 13, तो यह मिल रहा है क्या, देखिए 2 1 3, 5 1 6 63 - 13। जी हाँ, मिल रहा है। मतलब कहने का सेंस है उसमें भी यही चीज़ लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे आप, 18 + 12, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे नहीं मालूम है तो आप -x कर लीजिए, = 23 होना चाहिए, है ना। देखिए 18 12 कितना होगा, 30 - 23 = x, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 7, माने इस जगह पे क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, कैसे हम फाइंड किए, सबसे पहले देखें कि
या जो इसमें जो डाटा अरेंज है कॉलम वाइज या रो वाइज, उसमें देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा बिग नंबर है, तो देखें कि रेस्ट जितने भी नंबर है उसका कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो आ रहा है क्या, हाँ जैसे देखें कि इस दोनों को ऐड कर रहा है, इसमें बीच वाला को माइनस कर रहा है, तो ये वाला मिल जा रहा है। उसी प्रकार इसमें भी हम कॉलम 2 में लागू करके देखें, इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे माइनस किए तो मिल रहा है। तो वैसा ही हम रूल लागू किए इस कॉलम में, इस दोनों को जोड़े या बीच वाला को माइनस किए, इज इक्वल टू इतना आना चाहिए, तो क्या वैल्यू मिला 7। तो 7 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑड वन आउट, विषम ज्ञात करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है थकान, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बुखार, तीसरा ऑप्शन दिया है दर्द, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फ्लू। कहने का मतलब है यह जो है थकान है, बुखार है, दर्द है, सभी एक तरह से फ्लू के अंतर ही आता है। फ्लू हो जाता है तो क्या, जैसे कि बुखार भी लगता है, थकान भी महसूस होता है, दर्द भी आता है, तो जो अलग होगा क्या होगा, फ्लू होगा अलग, विषम जो होगा फ्लू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे जो लोग नए हैं, जो नए देख रहे हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए कि जो भी कमिंग जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी उससे फ़ायदा हो। और जिनका यह मतलब आज का सेशन जिनको अच्छा लगा होगा वो लाइक करेंगे, ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।